नमस्कार दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 54 की एग्जम्पशन की। सबसे पहले तो आपको मेरा ये पहले वाला वीडियो देखना है। ये पहले वाला वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसमें मैंने कैलकुलेशन समझाई है, नंबर्स के हिसाब से भी मैंने कैलकुलेशन समझाई है, तो समझ लो ये इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है, उसका सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करो अगर आप ये डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, ठीक है। उसके बाद में इस वीडियो को देखना। तो सेक्शन 54 की जो एग्जम्पशन होती है हमारी, वो क्या है, वो कहाँ पे लगती है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करा है, अब उस पे जो आपका कैपिटल गेन आया, जैसे इस वीडियो में मैंने बताया था कि 40 लाख रुपए का हमारा कैपिटल गेन आ रहा है, अब उस पे हमारा 8 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, ठीक है, मोटा मोटी अप्रोक्स अमाउंट समझ लो। अब वो 8 लाख रुपए का टैक्स में कैसे बचाऊं, तो इनकम टैक्स एक्ट मुझे बोलता है कि एक काम करो, आप एक दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस कर लो और इंडिया में परचेस आपको करनी है। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने सेल करा है, अब उस टैक्स को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करना पड़ेगा, और वो भी कहां करना पड़ेगा, इंडिया में करना पड़ेगा। तो सेक्शन 54 में अब क्या क्या बातें लिखी हुई है। सबसे पहली बात लिखी है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो और ये जो टैक्स बचा रहे हो, सबसे पहले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स के अंडर में आती है। मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है तो क्या मैं सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले सकता हूँ? बिग नो, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब जो 24 महीने से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को परचेस करके सेल करा है तो उसमें इस एग्जम्पशन को नहीं ले पाओगे। कब लेनी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स के अंडर में ही आप उस एग्जम्पशन को ले सकते हो। दूसरा, ये एग्जम्पशन किसको मिलेगी? ये एग्जम्पशन खाली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलती है। सर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मैंने प्रॉपर्टी सेल करी है, क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एलएलपी में मिलेगी? नहीं मिलेगी। कंपनी में मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? केवल और केवल इंडिविजुअल को मिलेगी और एचयूएफ को मिलेगी, इनके अलावा किसी को भी नहीं मिलेगी। सर अब ये बता दो कि एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। तो देखो, जितना आपका कैपिटल गेन आया है और जितनी आपने नए जो घर खरीद रहे हो ना, अभी जो नया हाउस में जितना इन्वेस्ट करा है, विच एवर इज लोअर। मतलब हमारा जो पुराना एग्जाम्पल था, जो पुरानी वीडियो में मैंने 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन निकाला था, तो अब हमें यहाँ पे नया घर बनवाना है। नया घर कितने तक का बनवाना है? 40 लाख रुपए तक का बनवाना है। अगर 40 लाख का तक का बनवा लिया, उससे ज्यादा का बनवा लिया, तो ये 40 लाख रुपए ये जो है इसकी पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर मान लो मैंने 30 लाख तक का बनवाया तो क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो 30 लाख तक की तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो जो बच गया ना 10 लाख, उस पर टैक्स लग जाएगा 20% से। तो इस बात को ध्यान रखना है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? कैपिटल गेन और जितना कॉस्ट ऑफ जो नया इन्वेस्टमेंट करा है, विच एवर इज। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है सर हमने घर खरीद लिया, ठीक है, अब मैं तो एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मुझे एग्जम्पशन लेनी थी, मुझे टैक्स बचाना था, तो इनकम टैक्स ने बोला कि एक नया घर खरीद लो। ठीक है, मैंने नया घर खरीद लिया, पर मुझे तो है ना कोई बिजनेस में पैसा लगाना था, पर मेरा पैसा तो यहाँ फालतू में घर में फंस गया है। तो एक काम करता हूँ, इस घर को बेच देता हूँ मैं और किसी बिजनेस में पैसा लगा लेता हूँ। इनकम टैक्स वालों की भी बात रह जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल तक का। अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट करा या फिर अगर आपने घर परचेज करा है और अगर उसने आपको, अगर आपने वो जो नया वाला खरीदा है ना, उसको 3 साल के अंदर अंदर अगर बेच दिया, तो जब बेचोगे ना तो उसकी कॉस्ट को वो निल लेते हैं। मतलब समझ लो कि जो आपको टैक्स ये जो यहाँ पे बचाया हुआ ना, इतना टैक्स आपको वहां पे लग जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सर आज मैंने सेल करा है मेरा जो हाउस है, तो क्या आज के आज ही मैं जाकर के ताबड़तोड़ जाऊं और नया घर खरीद लूं या कंस्ट्रक्शन चालू कर लूं? तो इसकी कोई लिमिट है? तो बिल्कुल इसकी लिमिट है। अगर आप परचेस कर रहे हो तो जो डेट ऑफ ट्रांसफर मैंने पहली वाली वीडियो में समझाई थी ना, हाँ यहाँ पे, तो अगर आपने 1 साल पहले से, मतलब कि आपने जो डेट ऑफ ट्रांसफर है इसके 1 साल पहले और जो डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल तक आप कोई भी नया रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर सकते हो। अभी परचेस की बात कर रहा हूं। और अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो जब डेट ऑफ ट्रांसफर है ना, जिस दिन आपने सेल करा है उसके 3 साल तक, मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपको जो नया रेसिडेंशियल हाउस है उसको कंस्ट्रक्ट करवा के कंप्लीट करवाना पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिलेगी। अगर आप नहीं करवा पाए इस पर्टिकुलर पीरियड में तो एक लिटिगेशन का मैटर होता है, बट कहीं ना कहीं एग्जम्पशन डिसअलाउ हो जाती है एज पर लॉ। अब देखो सेक्शन 54 है ना, एक और बात बोलता है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा गया था। मैंने क्या बोला था आपको कि एक घर बेचा है तो हमें एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करनी है और इंडिया में परचेस करनी है, पर इस सेक्शन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा गया और उन्होंने बोला है कि एक नहीं, अब 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, पर उसकी कुछ कंडीशन है।
सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 40 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला था, अब इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये कहा कितना होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए से नीचे होना चाहिए। इन केस अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो क्या आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, पर कितनी मिलेगी? खाली एक घर आप खरीद सकते हो उतनी मिलेगी, 2 घर नहीं खरीद सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात इस सेक्शन में ये भी लिखी हुई है कि अगर आपने जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर 2 परचेस कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को अगर इस असेसमेंट ईयर में अवेल कर रहे हो आप, तो ये वन टाइम ऑप्शन है, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है आपकी जिंदगी में। आगे जीवन में अगर कोई घर बेचोगे तो फिर 2 घर नहीं परचेस कर पाओगे। तो ये पर्टिकुलर बात लिखी हुई है कि अगर 2 घर वाला परचेस करने वाला ऑप्शन ले रहे हो तो ये लाइफ में एक बार ले सकते हो, इसके बाद में नहीं ले पाओगे। मतलब आप खुद एज अ जो असेसी आपका जो खुद का पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड पे आप इस ऑप्शन को नहीं ले सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सर आपने बताया था कि हमें घर परचेस करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, नया परचेस करना है, नया कंस्ट्रक्ट करना है। नया कब तक परचेस करना है? या तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक। और जो कंस्ट्रक्ट करना है वो कब तक करना है? 3 साल बाद तक करना है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 22-23 में आपने घर को सेल करा है, अब आपको जो नया घर खरीदना है तो आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। सेल आपने करा है, टैक्सेबिलिटी तो हो गई है, उसका रिटर्न आपको कब तक फाइल करना है? 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना है। अब यहां तक अगर आपने घर को परचेज नहीं करा है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर दिया, कुछ करा है कुछ नहीं करा है, तो आपको जो पैसा होता है ना 31 जुलाई के पहले पहले, जो सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट है उसके पहले पहले आपको उस पैसे को एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ता है। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो रूल्स है इनके तहत एक अकाउंट ओपन होता है। ये नेशनलाइज बैंक में होता है, लाइक जैसे SBI वगैरह में जाओगे आप उनको बताओगे कि एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ओपन करना है, वो करके दे देंगे आपको। आप ही का ही अकाउंट है, बैंक अकाउंट की तरह होता है। इसमें भी 2 अकाउंट होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट टाइप का अकाउंट होता है। पर इस पैसे को आपको वहां पे पार्क करना पड़ता है, इस पैसे को आपको वहां पे डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप इस पैसे को इस समय अवधि के अंदर अंदर डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपको कहीं ना कहीं नोटिस आता है और लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती है, और यहाँ पे आपको टैक्स जो आपने बचाने की बात करी है वो वहां पे आपको भरना ही पड़ेगा। अब नया क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर अगर हमने ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर हमने कोई भी अमाउंट को डिपॉजिट करवाया तो क्या हम उसके बाद में खर्चा कर सकते हैं? देखो, वो एक बैंक अकाउंट की तरह ही अकाउंट होता है, बट वो आता है अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो आप इस पैसे को प्योरली कहाँ पे यूज करोगे? नया घर परचेस करने में या कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब प्रॉपरली आप उसी चीज के अंदर आप इसको यूज करोगे। तो इसके लिए ये प्रोसीजरल पार्ट है पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो इस प्रोसीजर के थ्रू अगर आप चलोगे तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएगा, और अगर नोटिस आएगा तो आपके पास में पुख्ता सबूत, पुख्ता जवाब होंगे, और उस नोटिस को आप बहुत इजीली खारिज कर सकते हो। और अगर आपने इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करा तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है। जिंदगी में इंसान 1 या 2 या 3 बार ही करता है इतने बड़े ट्रांजैक्शन, और टैक्सेबिलिटी भी बहुत हाई लेवल पे होती है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। तो वहां कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज लीगल कंप्लायंसेस का आप ध्यान रखिएगा। और आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।